नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 1 फरवरी और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सबसे पहले तो कल के लिए मैं आपसे सबसे क्षमा मांगता हूं। एक बच्चे ने कल शरारत कर ली फ़ोन लगाकर और व्हाट्सएप पर मुझे बताया गया उसके द्वारा कि सर आज मैंने वैसे तो पहले व्हाट्सएप जो ग्रुप है और टेलीग्राम पर पहले मैंने मैसेज किया था कि आज किसी का भी पेपर हो तो मुझे बता दीजिएगा प्रश्न और टॉपिक, है ना। मुझे पता नहीं था कि कल पेपर था या नहीं, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से मैं देख नहीं पाया। तो एक बच्चे का कमेंट्स आया कि सर आज मेरा पेपर था और उसके द्वारा मुझे काफ़ी प्रश्न पूछा है जो कि कल मैंने आपको बताए थे, मेरी बात भी हुई और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसके नंबर भी है। ज़्यादा इशू में बनाना नहीं चाहता, उसको यहीं छोड़िए, है ना। उस वीडियो को मैंने वैसे भी प्राइवेट कर दिया है। तो आपके द्वारा जब बताया गया कि सर आज पेपर नहीं था तो फिर मैंने देखा कि हाँ वास्तविक में आज पेपर नहीं था 31 तारीख को, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कल मैं देख नहीं पाया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार की हरकत ना करें, है ना। तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसमें बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के टोटल 51 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें जो प्रश्न पूरे पूरे आपके द्वारा जो बताए गए उसके आंसर भी आपको बताएंगे। साथ में टॉपिक भी आपको बताया जाएगा किस प्रकार के टॉपिक आज पूछे गए हैं 1 फरवरी को। साथ में यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। साथ में टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ में एक नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 9340089205, इसको सेव कर लीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम हो, जैसे कि आज बच्चों के द्वारा एग्जाम हॉल से निकलने के तुरंत बाद हमें प्रश्न बताया गया, टॉपिक बताया गया। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है। तो इस नंबर पर आपको प्रश्न और टॉपिक भेज देना है ताकि हम जल्दी से उसका एनालिसिस करें, प्रश्न को मतलब कि पीडीएफ में कन्वर्ट करें, उसके उत्तर लिखें। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें प्रश्न और टॉपिक बता दीजिएगा। साथ में यहाँ पर देखिए हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एक वीडियो हमने अपलोड किया था कुछ समय पहले, 28 दिसंबर से 24 जनवरी तक जितने भी सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे पर्यावरण और बाल विकास के, टोटल 130 प्रश्न व्याख्या सहित हमने वहाँ पर आपको वर्णन किया है। और काफ़ी प्रश्न पहले के जो एग्जाम हुई अभी हाल ही में उसमें से पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में से पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी में से पूछे जा रही है। यदि आपको प्रीवियस ईयर का यदि ऑफलाइन और ऑनलाइन 2011 से लगाकर 2021 तक के पेपर चाहिए तो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जो कि ईवीएस सीटेट ईवीएस रामबाण पीडीएफ है। थ्योरी आपको मिल जाएगी चित्र के माध्यम से, 500 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 49 आपको पे करना होगा, या फिर आप 10 मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं जिसमें 2 फ्री हो और 8 यहाँ पर पेड है। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं अच्छी तैयारी करने के लिए। तो ये आपके लिए है, जो भी सब है ये हमारे ऐप के आप यदि हमारे ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर सब आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण में पूछा गया था सबसे पहला प्रश्न आपसे कि गोवा और लक्षद्वीप, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप की जगह कहीं कहीं बच्चों ने यहाँ पर पौंडुचेरी के बारे में बताया था कि सर गोवा और पौंडुचेरी आया था। तो यहाँ पर देखिए एक राज्य पूछा गया था और एक केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, है ना। गोवा और लक्षद्वीप मान लीजिए या फिर गोवा और पौंडुचेरी मान लीजिए, है ना। विकल्प के माध्यम से यहाँ पर आपको आंसर देना था। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि गोवा के साथ लक्षद्वीप था या फिर पौंडुचेरी था। हम इसी को प्रश्न मानकर उत्तर बताएंगे आपको। गोवा और लक्षद्वीप पूछा होगा कि ये किसके निकटवर्ती राज्य है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी 2 विकल्प तो हमें मिले, लेकिन तीसरा और चौथा विकल्प नहीं मिला। तो मेरे अनुसार ये 2 विकल्प रखे हुए हैं। तो क्या अरब सागर है गोवा और लक्षद्वीप, है ना। क्या अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है ये, और केंद्र शासित प्रदेश क्या बंगाल की खाड़ी, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। यदि गोवा और लक्षद्वीप के बारे में पूछा गया हो तो निकटवर्ती राज्य किसके होंगे, ये अरब सागर के होंगे। जो वीडियो हमने बनाया है दिसंबर 28 और जनवरी 24 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे में ये प्रश्न भी हमने इंक्लूड किया था कि अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, बंगाल के और उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अरब सागर के जो निकटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी के सभी अरब सागर के निकटवर्ती राज्य। साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका दमन और दीप है, पौंडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार है। यदि यहाँ पर पौंडुचेरी भी यदि विकल्प में दिया होगा तो वो भी अरब सागर के निकटवर्ती राज्य के ही अंतर्गत आएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताने से पहले यहाँ पर जितने भी निकटवर्ती राज्य हैं ये मैंने पहले भी बताया है, फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे बंगाल की खाड़ी के से जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से, आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। अरब सागर की हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अभी हमने आपको बताया है ना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। मिजोरम की हम बात करें, मिजोरम के बारे में हाल ही में पूछा गया था, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है 28 दिसंबर 24 जनवरी में ये
PDF पढ़ा हुआ था, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मिजोरम के हम निकटवर्ती राज्य के बारे में बात करें तो त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। पंजाब की बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। राजस्थान की बात करें तो आपका पंजाब होगा, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हो गया। उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य के बारे में बात करें जिसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली के साथ साथ राज्य कौन कौन से आपके, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती राज्य, ये पूछा गया था आपका ऑनलाइन एग्जाम अभी जो हाल ही में चल रही है उसमें पूछा गया था। आपका मध्य प्रदेश का पूछा गया था, आपका आंध्र प्रदेश का पूछा गया था, मणिपुर का पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से आपके, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है। असम की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है। तेलंगाना की बात करें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। गुजरात की बात करें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में अभी हाल ही में आपको बताया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो जितने भी मैंने आपको राज्य बताए सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। आगे भी निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा जा सकता है तो इनको याद कर लीजिएगा। चलिए, एक थीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी है। अब विकल्प ऐसे कैसे होंगे ये मैं नहीं कह सकता, मेरे अनुसार ये 4 विकल्प रखे हैं ना। कमेंट्स के माध्यम से मत बोलिएगा कि सर ये विकल्प नहीं थे, मेरे अनुसार ये विकल्प रखे गए हैं। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं आज यदि आपका पेपर था कि सर ये प्रश्न जो आपने बताए हैं इसके अलावा भी जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में आप बता सकते हैं, टॉपिक आप बता सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका पेपर है वो एक बार कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी एक बार कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा ताकि जो प्रश्न और टॉपिक मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ वो वहां पर आप देख सके और उस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार से विकल्प होंगे कि जल, मौसम, सामग्री, जानवर, इनमें से कौन सा थीम नहीं है, सॉरी कौन सा थीम है, तो आप सभी को पता है जल है ना। जल क्या है, थीम है। थीम कितने प्रकार के होते हैं सभी को पता है, जल 6 प्रकार के, सॉरी थीम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। और उप थीम कितनी होती है, 4 होती हैं। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। देखिए, उप थीम किसकी होती है यदि पूछ जाए, जो 4 उपथीम है वो किसकी होती है, तो परिवार एवं मित्र की होती है। किसकी होती है, परिवार एवं मित्र की 4 उपथीम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थीम की बात करें तो परिवार एवं मित्र, फिर आता आपका भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। 6 प्रकार की आपकी थीम होगी। और जो 4 प्रकार की उपथीम है वो आपके सामने है, जो परिवार एवं मित्र की है, संबंध है, कार्य और खेल है, जानवर है और पौधे हैं। ये 4 प्रकार की उपथीम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आपका कर्णम मलेश्वरी से पूछा गया था। किससे, कर्णम मलेश्वरी से। ये प्रश्न मेरे अनुसार रखा गया है कि इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वेट लिफ्टर, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है ना, कि ईवीएस के चैप्टर में रिक्त स्थान के अनुसार इनमें से कौन वेट लिफ्टर है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। सूर्यमणि है, कर्णम मलेश्वरी है, सुनीता विलियम्स है या फिर बछेंद्री पाल है। यदि आज आपका पेपर था तो किस प्रकार से कर्णम मलेश्वरी का प्रश्न पूछा गया था, ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर कर्णम मलेश्वरी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनके बारे में छोटी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इनका चित्र भी यहाँ पर है। ये मैंने जो रामबाण PDF है जिसको आप परचेस कर सकते हैं 49 में, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर ये लिया है ना। उसमें सारी चीज़ें इस प्रकार से ही आपको समझाई गई है। तो कर्णम मलेश्वरी जी हैं, इनका जन्म हुआ था आपका 1 जून 1975 में। कहाँ पर हुआ था, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और एक भारतीय भारोत्तोलक है, यहाँ पर वेट लिफ्टर इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है, भारोत्तोलक कहा जाता है। और मलेश्वरी ने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती है। कितना, 130 किलोग्राम तक। और भारत में बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मेडल वेट लिफ्टर जो हैं वो कौन है, किसके द्वारा जीते गए हैं, तो वो आपके कर्णम मलेश्वरी के द्वारा जीते गए हैं ना। साथ में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे देते हैं कि 19 सितंबर 2002 को मलेश्वरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में 240 किलोग्राम भार उठाकर सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और वहां ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी। कौन, कर्णम मलेश्वरी। वर्ष 1995-96 की हम बात करें तो ये भारत के सर्वोत्तम खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। यदि पूछा जाए कि 95-96 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और 1999 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है। और मलेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो खेल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जितने भी इनको पुरस्कार मिले हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक मधुमक्खी से प्रश्न पूछा गया था। मधुमक्खी से प्रश्न पूछा गया था
4 विकल्प कौन से थे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मेरे अनुसार 4 विकल्प रखे गए हैं। यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप वो सही करते हैं या फिर गलत। तो मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना था। ये प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा था। विकल्प यहाँ पर चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न यही था, है ना। पहले विकल्प की हम बात करें तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती जो अंडे देती, बिल्कुल सही है आपका पहला वाला विकल्प। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, तो बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प भी आपका सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होती हैं। नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जब कुछ हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, तो सी वाला विकल्प आपका गलत होगा। डी देखते हैं कि छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खी होती हैं। देखिए छत्ते में जो अधिकांश मक्खियां है वो काम करने वाली होती, बिल्कुल सही है। ई देख लेते हैं, नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है, तो नर मक्खियां जब महत्वपूर्ण ही नहीं है तो ये शहद कैसे इकट्ठा करेगी, तो आपका ई वाला विकल्प भी गलत होगा। सही क्या होगा, ए बी ओ डी। तो ए बी ओ डी कहां पर है आपका, तीसरे वाले विकल्प में, है ना। ये देख सकते हैं तीसरा वाला विकल्प, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार से मधुमक्खी के बारे में पूछा गया था। थोड़ी सी जानकारी मैं मधुमक्खी के बारे में आपको दे देता हूं कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो ये एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। और सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। कहां पर होती है सर्वाधिक मधुमक्खी पालन, लीची के पेड़ पर, है ना। और भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन पूछे तो सबसे पहला नाम आता है आपका बिहार का। किसका आता है, बिहार का। उसके बाद आपका झारखंड होगा, फिर जम्मू कश्मीर और फिर हिमाचल प्रदेश होगा। सबसे ज्यादा जो विकल्प पूछा जाता है वो बिहार पूछा जाता है। यदि विकल्प में बिहार होगा तो बिल्कुल आप राइट आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। मधुमक्खी पालन उन क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर फूल पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। और मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यहाँ कॉलोनी या फिर बस्ती में रहती है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। और मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग कितने किलोग्राम शहद होती है, तो 12 किलोग्राम शहद प्राप्त कर सकते हैं एक मधुमक्खी के छत्ते से। और मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त महीना, इस महीने के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये महीना कौन सा होगा, अक्टूबर से दिसंबर, ये मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना होता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर आपको याद रखना है। साथ में मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती, कुछ राजा होते हैं और कुछ क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। और मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना किस प्रकार देती है, नृत्य के द्वारा देती है। सारी की सारी जानकारी आपको उस पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, है ना। सीटेट ईवीएस रामबाण पीडीएफ, उसको देख लीजिएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगी। एक प्रश्न पूछा गया था कि गुटुर गुटुर में करता हूं, घर में घोंसला बनाता हूं, घर में ही मैं घोंसला बनाता हूं, बताओ मैं कौन हूं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, कविता के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा गया था। अब यह प्रश्न पूरा है या फिर आधा है, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा गया था कि कबूतर है, मैना है, उल्लू है या फिर कौवा है। तो सभी को पता है कि गुटुरगु कौन करती है, कबूतर करती है। और अपना घोंसला कहां पर बनाती है, ये घर में ही बना लेती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कबूतर है वो अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है, जैसे कि पुराने मकानों में आपको देखने को मिला, खंडरों में कबूतर अपना घोंसला बनाती है। कह सकते हैं कि कबूतर से भी आज एक प्रश्न पूछा गया था, पक्षी से, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था कि बीन किससे बनाया जाता है। जो बीन होती है आपने देखा होगा, बीन वो किससे बनी होती है, तो सूखी लौकी से बनी होती है। किससे, सूखी लौकी से बनी होती है बीन। ये विकल्प में था सूखी लौकी, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, बीन एक सूखी लौकी से बनाया जाता है। इसके साथ बांस की नलियां लगाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जीवाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे जीवाला कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आज पूछा गया था। जो सपेरे के पास देखी होगी आपने बीन, उसी के बारे में पूछा गया है। देखिए एक और प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी शुद्ध है। अब यहां पर देखिए विकल्प में प्रतिशत पूछा गया था, क्या पूछा गया था, थोड़ी सी इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यदि प्रतिशत पूछा गया हो कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी शुद्ध है, तो आपका वो 3% होगा। कितना, 3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब विकल्प में क्या दे रखा था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, एक राजस्थान के घर, असम के घर, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये जो प्रश्न है मेरे अनुसार रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लद्दाख से पूछा गया था, आपका राजस्थान से पूछा गया था, असम से, मनाली से, यानी कि इसी प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न मैंने रखा है और आपको मिलान करना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। कि असम के घर कैसे होते हैं, है ना, लद्दाख के कैसे घर होते हैं, मनाली के कैसे होते हैं, राजस्थान के कैसे होते हैं। असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो असम में मजबूत बांसों के बने घर होते हैं, उनकी जो छतें होती है वो ढालू होती हैं, तो पहले का आपका 5वां हो जाएगा। लद्दाख में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो लद्दाख में पत्थर के बने फर्श होते हैं ना, इनकी जो छतें होती हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं, तो बी का आपका दूसरा हो जाएगा। मनाली हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर बने होते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होगा, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, उनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, तो आपका तीसरे का चौथा हो जाएगा।
राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी अधिक होती है, तो मिट्टी के घर होते हैं और उनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा चौथे का। तो पहले वाले विकल्प में देखेंगे तो आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी आज एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, है ना। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम है उसके लिए अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा जो भारत में पेट्रोलियम होता है कच्चा तेल, ये कहाँ पर उत्पादन होता है इसके बारे में पूछा गया कि असम में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। 4 विकल्प मेरे अनुसार रखे हैं। यहाँ पर विकल्प चेंज हो सकते हैं, विकल्प यहाँ पर अदला बदली हो सकती है, और भी कुछ विकल्प हो सकते हैं। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। लेकिन यदि प्रश्न में भारत में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है ये पूछा गया था तो आपका कहाँ पर होगा, वो राजस्थान में होगा। राजस्थान के बाद आपका जो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल होता है वो आपका होता है गुजरात में, और उसके बाद होता है असम में, है ना। चाहे तो ये तीनों विकल्प एक साथ भी दे सकते हैं, एक ही विकल्प में तीनों राज्य दे सकते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन पहले नंबर पर आपका राजस्थान होगा, फिर गुजरात होगा और फिर आपका असम राज्य होगा। ये तीनों ही करेक्ट है ना। तो आगे हम बात करेंगे। देखिए टॉपिक की बात करें तो गोलकुंडा से प्रश्न पूछा गया था, कासा से एक प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट में। एनईपी 2020 से पूछा गया था। आज पोर्टफोलियो से एक प्रश्न देखने को मिला, डिसलेक्सिया से विकार से प्रश्न देखने को मिला, दिशा से एक प्रश्न देखने को मिला। प्रश्न कौन सा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में जिनप्याजी डेली पूछा जा रहा है ना, वाइगोसी की डेली पूछा जा रहा है आपसे, कोहलबर्ग गार्डनर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कल गार्डनर से परसों गार्डनर से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन आज गार्डनर से प्रश्न पूछा गया है। समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया है। कथन और कारक तो डेली पूछे जा रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से आज एक प्रश्न पूछा गया था। निपुण भारत से प्रश्न पूछा गया था, परसों नहीं पूछा था। निपुण भारत से आज पूछा गया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से प्रश्न पूछा गया आपका। एफएलएन परसों भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 तो घोट के पी लीजिए, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन दोनों से। बात करें गणित की तो गणित में देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। चाहे तो ऐसा कुछ बताया नहीं है कि जो 98 की जो सीरीज है वो कितनी बार थी। मेरे अनुसार 5 बार रखी, कभी 4 बार भी हो सकती, 3 बार भी हो सकती है, लेकिन भाग आपको 98 से देना है और यहाँ पर अंक आपके 98 ही थे। लेकिन ये सीरीज जो 5 बार लिखी होगी और 98 से यदि आपको भाग देना होगा तो आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर 10 10 10 10 और 1। इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि 5 सीरीज दी होगी 98 की तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए उसके बाद बात करें हम टॉपिक की तो घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, गुणनखंड से पूछा गया था, पैटर्न से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना। क्षेत्रफल से पूछा गया था, वेन हिले आपका डेली पूछा जा रहा है, और प्लेस वैल्यू आज पूछी गई थी कि प्लेस वैल्यू आपको निकालनी थी। और अब बात करें हिंदी की तो हिंदी में जो गद्यांश पूछा गया था वो गणित पर आधारित गद्यांश था, है ना, हिंदी में पूछा गया था। कविता की बात करें तो प्रकृति के ऊपर एक कविता थी, उसमें से आपको प्रश्न बताना था। तो गद्यांश और कविता में संधि आपसे पूछी गई थी, दोनों में से अब किस में पूछी थी और कौन सी थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। समास पूछा गया था आपसे, आकलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, वाइगोत्सिकी से पूछे गए थे, एनईपी 2020 से पूछे गए थे, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और एनसीएफ 2005 से हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे। अब बात करें यहाँ पर संस्कृत की तो संस्कृत में हमें गद्यांश के बारे में पता नहीं चला है। यदि आज आपका पेपर था और संस्कृत आपकी लैंग्वेज थी, सेकंड लैंग्वेज, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि गद्यांश कौन सा पूछा था, पद्यांश कौन सा पूछा था, या फिर कविता आई थी तो वो कौन सी पूछी थी, और कौन सा प्रत्यय या फिर जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो प्रत्यय पूछा गया था, लकार पूछा गया था, जिनप्याजे से पेडागोजी में पूछा गया था, एनसीएफ 2005, और वाइगोत्सिकी से प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में। तो सारे प्रश्न जो आज पूछे गए हैं, जो टॉपिक आज पूछे गए हैं, वो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। और कल जो मेरे साथ शरारत जो बच्चे के द्वारा की गई, ऐसी शरारत और कभी मत कीजिएगा, है ना। काफ़ी मुझे टाइम लगा प्रश्न को निकालने में, उसके उत्तर निकालने में, वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में। उसके बाद मुझे पता चला कि आज तो एग्जाम ही नहीं थी, मैं देख नहीं पाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत डिस्टर्ब करती है, इस प्रकार की चीज़ें, तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, है ना। आपको इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने नहीं होती, सिर्फ आपको वीडियो ही दिखता है, लेकिन उसके जो पीछे की मेहनत है वो बहुत मेहनत लगती है। तो इस प्रकार की आप वो जो शरारत है वो नहीं करिएगा। जैसे कि इससे क्या होता है कि हमारी जो रेपुटेशन होती है वो भी ख़राब होती है। जो बच्चे
समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि सर को लालच होगा, इन्होंने डाउनलोड कहीं से भी प्रश्न उठा लिए और वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं है, आपके द्वारा बताए गए थे और हमने वीडियो बना दिया, और जैसे ही हमें पता चला उसको हमने पब्लिश जो था उसको हमने प्राइवेट कर दिया, वो अब किसी को भी नहीं देखेगा। तो ऐसा नहीं है ना। तो आगे इस प्रकार की हरकत ना करें। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।